कैद इश्क एपिसोड 2। सिल्वर ग्रे बुगाटी तेज़ शोर पैदा करती तेज़ रफ्तारी से आकर झटके से ग्राउंड में रुकी थी। लड़के लड़कियां साइड पर होते रास्ता देते गए। गाड़ी से निकलने वाले लड़के को सभी जानते थे। वो आईटी डिपार्टमेंट का सबसे स्टाइलिश और एरोगेंट स्टूडेंट ईसा खान था। ब्लू जीन्स जो घुटनों से कटी फटी हुई थी, वाइट ड्रेस शर्ट, ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट पहने वो दराज कद सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाला लड़का हमेशा सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता था। बैग उठाकर कंधे पर लटकाता मुस्कुराता हुआ अपनी तरफ आते दोस्तों को देख रहा था। अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ खड़ी आयरा की चोर नज़रें साथ से गुजरते ईसा पर ही टिकी थी। जब अचानक वो रुककर इसकी तरफ मुड़ा तो वो गड़बड़ाकर रुख फेरती अनजान बन गई। वो ज़मीन पर झुका था। एक्सक्यूज़ मी मिस, इसकी भारी आवाज़ पर वो उछली। क्या वो इससे मुखातिब था? हैरत से वो बेख्तियार यकटा किसे देखने लगी। हेलो, ये वॉलेट क्या आपका है? इसके हाथ में पिंक गर्ल्स वॉलेट था जो इसने ज़मीन से उठाया था। जी हाँ, हाँ ये मेरा ही है। वो जल्दी से सर हिलाकर वॉलेट लेने लगी। जब वो हाथ पीछे कर गया, आर यू श्योर ये आपका ही है? कहीं देखकर नीयत तो नहीं बदल गई? वो अबरूज का आकर बोलता वॉलेट खोलने लगा। आयरा शॉक्ड किसी से देखने लगी। अगर आपको यकीन नहीं था तो पूछा क्यों है? वो हैरत से इसे पूछने लगी। इसकी फ्रेंड्स मुँह खोले इसे और ईसा को सामने खड़ा देख रही थी। आयरा शाह, फादर जमान शाह, एज 21। वॉलेट से आईडी कार्ड निकालकर वो बुलंद आवाज़ में बोल रहा था। आयरा ने इसके हाथ से अपना कार्ड झपटा। मैं ही वो आयरा शाह हूँ, मेरा वॉलेट वापस करें, इसने जब्त से कहा। चेहरा सुर्ख हो रहा था। जो ईसा को समझ नहीं आया गुस्से से है या शर्मिंदगी से। ले ले भाई, नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैंने चोरी थोड़ी कर लेनी थी, वैसे भी। इस वॉलेट में वो वॉलेट को खोलकर नज़र दौड़ाता रुककर इसे देखने लगा। 5,000 हैं इसमें, बस, और तो कुछ नहीं है। शरारत से मुस्कुराता वो वॉलेट से थमा गया। वो वॉलेट छीनने के से अंदाज में लेती सुर्ख चेहरा लिए पलट कर चली गई। बड़े दांत निकल रहे हैं। क्यों लड़की शादी के लिए तो नहीं कह गई? कुछ फासले पर खड़े इसके दोस्त आयरा के जाते ही इसके पास आकर बोले तो वो कहका लगाकर हंसा और एक नज़र दूर जाती आयरा को देखा। ब्रेव लड़की है, ईसा खान को जवाब दे रही थी। अट्रैक्टिव फेस ऑफ इट्स लव एट फर्स्ट साइट। ईसा की चमकती आंखों को देखकर इसके दोस्त ठटक गए। वक्ती कशिश है मेरे भाई, पहली नज़र में तो शर्ट पसंद आ जाए भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी खामियां ज़रा नज़र में नहीं आती। हाँ, दूसरी बार 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 गौर से देखो, फिर बताना क्या बात है। वो खिलखिलाकर हंसते आगे बढ़ गए थे। काफ़ी दूर दरख्त के पास रुककर हायरा ने पलटकर अपने दोस्तों के घेरे में चलते ईसा खान को देखा और तेज़ी से धड़कते दिल पर हाथ रखकर सिमट सी गई थी। समात में इसकी भारी आवाज़ गूंज रही थी। आज पहली बार करीब से इसे सुना था। इसके क्लोन की खुशबू जो इस पर अब तक छाई हुई थी। वो काफ़ी देर से सामने कैनवस पर पेंटिंग कर रही थी। आखिरी टच देकर सीधी हुई एक तनकीदी निगाह डालकर मुस्कुराई। सामने फूलों के पास उड़ती तितली को पुरशौक नज़रों से देखता दिलकश से चेहरा बना हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों में फूलों के रंग शामिल थे। चेहरे की नाजुकी वाजिया थी। सुर्ख लब दांतों तले दबे थे। चेहरे के गिर्द बिखरी लटें वो पूर्वा थी। हर बार जब भी वो कोई पेंटिंग बनाती थी तो इसकी वाहिद मॉडल पूर्वा ही होती थी। ब्रश वहीं रखकर स्टूल से उठकर लाइट बंद करके अपने कमरे में आ गई। ये कमरे से जुड़ा स्टोर नुमा छोटा कमरा वो अपने मुताबिक सेट करके वहाँ पेंटिंग करती थी। कमरे में पूर्वा बच्चों की तरह बेड पर आड़ी तिरछी बेतरतीब से सो रही थी। वो मुस्कुराकर इसके पास बैठी। मेरा ट्वीटी, मेरा बेबी, झुककर पूर्वा के बालों का से ढका चेहरा सीधा करके दीवानावार चूमती से सुर्ख कर गई। वो इस प्यार की आदी थी। हल्का सा कसमसाकर फिर से सो गई। इसने बाल समेट कर चादर खींची और इसका बिखरा लापरवाह हुलिया ढक दिया। पास ही नींदराज होती मोबाइल उठाकर टाइम देखने लगी। अभी रात के 10 बज रहे थे। पूर्वा की हमेशा से ही जल्दी सो जाने की आदत थी और वो शुरू से ही देर तक जाग कर पड़ती थी। इसीलिए रात गए सोना
मामूल बन चुका था। आज दिन के वक्त पहली बार इसके फियांसे का नंबर दिया था अनी ने, मगर इसका कोई इरादा नहीं था बात करने का। इसका नंबर देखती वो इस नंबर पर रुकी जो आज इसे डेर के लिए दिया गया था। चलो देखते हैं। इन साहब को भी शक्ल से तो लोफर ही लग रहा था, बात भी ठरकपन से करता है। या अल्लाह फंसाना नहीं बस मुझे, झुरझुरी लेकर बड़बड़ाती वो डायरेक्ट कॉल मिला गई। बेल जा रही थी मगर रिस्पॉन्ड नहीं हो रही थी कॉल। वो कॉल मिलाती रही। जी फरमाइए कौन। कॉल अटेंड होते ही संजीदा बेजार सी आवाज़ इसके कानों से टकराई तो सारा कॉन्फिडेंस हवा होता महसूस हुआ। हेलो मैं परिहान। वो गड़बड़ाकर अपना तारुफ देने लगी। पूर्वा की वजह से आवाज़ धीमी रखी थी। कौन परिहान। वही बेजार लहजा, उकताया हुआ अंदाज। परिहान को परेशानी हुई। वो तो इसे कोई इजी गोइंग समझ रही थी जो लड़की की आवाज़ सुनते ही मुस्कुराकर जवाब देगा। और मनाल ने यह भी तो कहा था कि इसे वो अच्छी लगी है, तो क्या नाम नहीं जानता वो। परिहान हम मिस्टर सरफराज हाशिम की मेहंदी पर मिले थे, टकराए थे। मैंने वाइट ड्रेस। वो तफसील से अपना तारुफ दे रही थी जब वो टोक गया। आपने ये सब बताने के लिए कॉल की है मिस परिहान, और मेरा नंबर कहाँ से लिया है आपने। इसके एटीट्यूड पर इसका दिमाग घूम गया। अजीब बददिमाग इंसान था। जब सामने था फ्लर्ट झाड़ रहा था और अब कॉल पर। मुझे मिनाल हाशिम ने आपका नंबर दिया है। माजरत करना चाहती थी। एक तो आपसे बुरी तरह टकराई, फिर प्रॉपर अपोलोजाइज़ नहीं किया, बल्कि इट वाज एक्सीडेंट मिस परिहान, कॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। इट्स ओके नाउ एक्सक्यूज़ मी। वो एक बार फिर बात काट कर संजीदगी से बोला, समझते क्या है खुद को, मैंने शौक से कॉल की है या फिर कोई इतनी तोप चीज़ है कि मैं बात करने के लिए तड़प रही हूँ। एटीट्यूड किसे दिखा रहे हैं। सामना होने पर जैसे शराफत का मुजाहरा कर रहे थे, अच्छे से याद है मुझे। ओवर अजीब इंसान। वो दांत किचकिचा कर बोलना शुरू हुई तो सांस फूल गई। दिल चाहा मिनाल के जाकर बाल जड़ से खींच ली। झूठ बोला कि इसे परिहान अच्छी लगी है। कॉल काट कर मोबाइल साइड टेबल पर रखा और गहरे गहरे सांस भरने लगी। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। एक तो किसी अनजान से यूँ बात करने का डर सता रहा था, ऊपर से इसका नखरा। परिहान का दिमाग खोल उठा। मोबाइल पर कॉल आ रही थी इसी नंबर से। वह घबरा गई। कुछ ज़्यादा बोल गई थी यकीनन। अब वो अपने नखरे पर पछता रहा होगा, माजरत करेगा, सही से बात करेगा। इसने सर झटका। जी चाहा आज ही अब बस डेढ़ पूरा करके सिम तोड़े और जान छुड़वा ले। जी फरमाए। कॉल अटेंड करते ही वो जलकर बोली, सॉरी बोले मिस परिहान, अभी और इसी वक्त अपने वो बेकार अल्फाज वापस लें जो मुझे बोले हैं। सर्द सी आवाज़ पर वो खौफज़दा हुई। मोबाइल सामने करके दोबारा से नंबर देखा। वो इंसान इतना अजीब और खौफनाक बर्ताव क्यों कर रहा था। शक्ल से तो आई सेड से सॉरी टू मी। वो धाड़ा परिहान के हाथ से मोबाइल छोड़कर गोद में गिरा। दिल ज़ोर से धड़का था, चेहरे पर पसीना आने लगा। कौन था आखिर वो। देखे मैंने बहुत मजबूरी में आपको कॉल की है। मुझे। वो गड़बड़ाकर जल्दी से बेचारेपन की नाकाम एक्टिंग करने की कोशिश करने लगी। सॉरी करें मिस परिहान। इसकी फंकारती आवाज़ पर इसका हलक खुश्क हुआ। बुरी फंसी थी। आई एम सो सॉरी। हकला कर अभी वो यही बोल पाई थी जब कॉल कट गई। वो साख्त सी बैठी रह गई। शायद वो गलत कर बैठी थी। वो बज़ाहिर हंसमुख इंसान बहुत सख्त, सर्द और ख़तरनाक लग रहा था। इससे जुड़जड़ी लेकर साथ लेटी पूर्वा को गले से लगाकर किसी गुड़िया की तरह खुद में बेच दिया। परिसा, परिहान और पूर्वा 3 बहनें थीं। इनके माँ बाप एहसान और शगुफ्ता दोनों डॉक्टर्स थे। डॉक्टर एहसान एक रात सोए तो सुबह उठ नहीं पाए। इनकी अचानक खामोश मौत ने इनकी फैमिली को हिलाकर रख दिया था। परिसा तब FSC की स्टूडेंट थी। परिहान 10th की और छोटी पूर्वा 6th क्लास में थी। डॉक्टर शगुफ्ता ने खुद को बेटियों के लिए बमुश्किल संभाला था। ख़ानदान में इनकी बस एक ही बहन थी, शाहिस्ता, और ऐसे मौके पर उन्होंने बहुत साथ दिया था। 20 साल परिसा BSc का इम्तिहान देकर फारिग हुई तो डॉक्टर शगुफ्ता के एक साथी डॉक्टर मारिया के रिश्ता मांगने पर इनके बेटे के साथ शादी कर दी। इनकी तबीयत इन्हें डराने लगी थी। डॉक्टर एहसान के बाद इनकी ज़िंदगी की वीरानी ने इन्हें बहुत डरा दिया था। वो अपनी बेटियों को ज़िंदगी में ही अपने घरों का कर देना चाहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और इनकी बेटियां बिल्कुल इन्हीं का परतू थी। शफाफ गुलाबी सी रंगत और शहद रंग आँखें और बाल वो सब देखने वालों की तवज्जो खींच लेती थी। परिहान जब कॉलेज गर्ल थी, इसकी खाला शाइस्ता के ससुराली रिश्तेदारों से इसका रिश्ता आ गया। लड़का अच्छा था, घराना भी बहुत सुलझा हुआ था। लड़का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। मिसेस शगुफ्ता ने कुछ सोच विचार के बाद परिहान की मंगनी कर दी। परिसा की तरह परिहान ने भी ना कोई एतराज़ किया, ना ही लड़के को देखने परखने का मुतालबा किया था। इसकी इंगेजमेंट के 3 माह बाद किसी ऑपरेशन के दौरान ज़रा सी गलती पर पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाने पर शदीद टेंशन का शिकार होती डॉक्टर शगुफ्ता का BP शूट कर गया। पेशेंट को तो डॉक्टर ने संभाल लिया, मगर पहले से कमज़ोर दिल डॉक्टर शगुफ्ता ज़िंदगी हार बैठी थी। इनकी मौत पर परिहान और पूर्वा के सर पर क़यामत सी गुजरी थी। परिसा अपने हस्बैंड के साथ कनाडा होती थी। वो माँ की मौत पर आई थी, मगर वो बहनों के लिए परेशान हाल थी। वो इन्हें अपने पास नहीं रख सकती थी, ना ही अकेला छोड़ सकती थी। मिसेस शाइस्ता जो बेऔलाद थी, अपनी खुशी से इन दोनों को अपने घर ले गईं। परिहान और पूर्वा को यहाँ पूरी तवज्जो और प्यार मिला था।
आनी तो हमेशा से बहुत प्यार करने वाली थी। इनके खालू वक़ार साहब भी अच्छे से पेश आते थे, मगर वो इनके ज़्यादा घर से बाहर रहने पर गुस्सा होते थे। पूर्वा तो बाप के बाद माँ के भी जाने पर परिहान की बहुत आदी हो चुकी थी। वो 16 साल की हो चुकी थी, मगर बहुत खामोश सी रहती थी। घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी, ना ज़्यादा फ्रेंड्स बनाती थी। वो बस परिहान के इर्द गिर्द घूमती थी, मगर परिहान की फ्रेंड्स थी जिनके साथ वो बाहर भी जाती थी, हल्ला गुल्ला भी करती थी और हर मस्ती करती थी। वो अब यूनी स्टूडेंट थी। फ़िलहाल इसने लिमिट्स याद रखी हुई थी, मगर शाइस्ता बेगम को इसका हर वक्त घूमना फिरना डराता था और इस मामले में वो बहुत बहुत ज़िद्दी साबित हुई थी। इसलिए उन्होंने जो ड्राइवर इन बहनों के लिए रखा था वो ख़ास तौर पर परिहान की जासूसी भी करता था और मिसेस शाइस्ता को सब तफसील देता था कि वो कब और कहाँ गई है। खान हवेली के मर्दान खाने में इस वक्त खान यूसुफ बेटों के हमरा बैठे थे। दूसरे इलाके के खान हाकिम खटक इनके सामने बैठे थे। तुम ये दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं खान साहब? हम दोनों जानते हैं आपके बेटे का कत्ल याकूब खान ने जानबूझकर नहीं किया था, लड़ाई हुई थी। खान साहब गोली तो दोनों ने चलाई थी। याकूब खान की ज़िंदगी थी, बच गया। और अरबाज़ खान। हाकिम खान ने बात अधूरी छोड़ दी। खान यूसुफ का अपने बेटे के जिक्र पर चेहरा सुर्ख हो गया था। आज भी जवान बेटी की लाश याद आती थी तो दिल कट सा जाता था और हाकिम खान गड़े मुर्दे उखाड़ने आ गए थे। मेरे अरबाज़ खान ने दिल पर गोली नहीं मारी थी हाकिम खान, वो मारना नहीं चाहता था। तुम्हारा बेटा मारने के ही इरादे से खड़ा था वहाँ। अब पुरानी बातों का फ़ायदा नहीं, खान यूसुफ ने ज़ब्त से जवाब दिया। खून बहा ले लिया, हिसाब बराबर। मैं चाहता हूँ अब पुरानी दुश्मनी को ख़त्म किया जाए। मैं अपनी बेटी और इसकी औलाद से मिलना चाहता हूँ खान साहब। हाकिम ने दर्द भरी भीगी आंखों से सामने बैठे अपने जवान नवासों को देखा, जो इस ऐसे पत्थर बने बैठे थे जैसे कोई रिश्ता ही ना हो। खान यूसुफ ने यावर खान और दावर खान को देखा। बनी हुई औरतें भला कब अपनों से मिलती हैं हाकिम खान, और कैसे करोगे सुलह? तुम्हें क्या लगा यहाँ आकर मैं सब भूल जाऊँगा अपनी औलाद की मौत? खान यूसुफ ने तीखे लहजे में कहते हुए तमस्कुर भरा। हाकिम खान साहब, हम फिर से रिश्तेदारी कर लेते हैं आपके खानज़ादा को। अभी हाकिम खान की बात दरमियान में थी जब खान यूसुफ भर गए। मुझे कोई सुलह नहीं करनी, यहाँ कोई नहीं है तुम्हारा। मेरे खानज़ादा का नाम भी मत लेना, इसका रिश्ता हो चुका है और ना भी होता तो तुम्हारे साथ कभी ना करता। इनको बाहर का रास्ता दिखाओ दावर खान। यूसुफ खान धाड़े तो अपने कमरे से निकलते खानज़ादा ने हैरत से अपने आका जान की वसीली आवाज़ सुनी। आगे बढ़कर देखा तो हाकिम खान और इनके बेटे अयूब खान सर झुकाए ढलके हुए शाने लिए बाहर की जानिब जा रहे थे, जब यावर खान तेज़ी से इनके पीछे गया। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? अंदाज़ा भी है आप लोगों को कि अब इस बात पर हमारी मोरे कितने दिन अजाब में गुजरेंगे? दोबारा मत आइएगा। यावर खान की भीगी आवाज़ पर खानज़ादा लब भींचे जनान खाने की तरफ बढ़ गया। आगा जान और अपने बाप से इसी बात पर गिला रहता था इससे, मगर इस मामले में इसकी कभी नहीं सुनी गई थी। जनान खाने में सामने ही रात का खाना तैयार करवाती गुलजान बीबी ब्राउन चादर ओढ़े खड़ी थी, चेहरा भी चादर में मुकम्मल छुपा हुआ था। वो इन्हें देखता रहा। खानज़ादा, क्या बात है, कुछ चाहिए था? खानी बेगम की आवाज़ पर वो कुछ चौंक कर इन्हें देखने लगा। महंगा भारी लिबास और जेवर से लदी जवान और खुशबाश खानी बेगम के हुलिये और गुलजान के हुलिये में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। इसका दिल बुरा होने लगा। मुझे भूख लग रही थी मोरे, वो धीमे लहजे में बोलता एक बार फिर गुलजान बीबी को देखने लगा, जो इसकी बात पर तेज़ी से बर्तन उठाने लगी थी। मैंने खानज़ादा को खाना दे दो, मैं ज़रा लड़कियों को देखाऊं। पिछले बाग की तरफ गई थी। खानी बेगम ने किचन की तरफ मुँह करके आवाज़ लगाई और इससे कहकर बाहर निकली। वो बस गुलजान को देख रहा था, जो इसके लिए खाना डालकर अब ला रही थी। सालन में कीमा और कोफ्ते, गरम नरम गोल रोटी और साथ सलाद, सब कुछ ट्रे में रखा हुआ था। अपने लाडले की पसंद का खाना बनाती रहती हैं मोरे, कभी हम गरीबों को भी पूछ दिया करें। दावर इसी वक्त आया था। ट्रे में सजे सालन देखकर मुंह बनाया। दोनों ही खानज़ादा की पसंद के थे। ये छोटा है, इसका हक ज़्यादा है। गुलजान मुस्कुराकर खानज़ादा के बाल संवारती मोहब्बत से बोली। वहाँ आए खान आज़र तन फन करते कमरे की तरफ चले गए। गुलजान का हाथ कप आया था। आप पर सबसे ज़्यादा मेरा हक है मोरे गुल, इन सबको जलने दे। मुझे आपका हाथ का खाना बहुत पसंद है। खानज़ादा ने इनका लरसता हाथ थामकर मोहब्बत से चूमते हुए कहा तो इनकी आंखें नम हुई थी। दावर ने छोटे भाई को मुस्कुराते हुए देखा।
वो वाहिद था जो गुलजान को इनका हक दिलाने की कोशिश करता था। वो चाहे नाकाम रहता था मगर गुलजान को खुश करने की पूरी कोशिश करता था। लड़कियां बाग से वापस आ चुकी थी। सामने खानज़ादा और दावर को देखकर जल्दी से चादरों को दुरुस्त किया। सलाम लाला, आज तो आप भी घर में नज़र आ रहे हैं। इसकी छोटी बहन पलवशें इसके पास आकर बैठी। चचा की बेटियां वहाँ से कमरों में चली गईं। जी हाँ, आज जल्दी आ गया, आप जा सकते हैं खानी बेगम के पास लाला। वो बहन को जवाब देकर शरारत से बोला तो अपनी बीवी को कमरे की तरफ जाता देखते दावर ने चौंक कर इसे देखा और शर्मिंदा हुआ। जानता हूँ तुम बाप बदमना करो, हर जगह नज़र घूमती है तुम्हारी। वो इसे घूर कर वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया। वो दोनों बहन भाई हंस पड़े। लाला मेरा एडमिशन करवा देना यूनी में, और जरशे का भी, वो भी पढ़ना चाहती है। प्लीज़ आका जान से बात करें ना, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। तो आखिरी निवाला लेकर इसने टिश्यू से हाथ साफ करते हुए सर हिलाया। पलवशे ने जल्दी से पानी का गिलास भरकर इसे थमाया तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। खाने के बाद फ़ौरन पानी नहीं पीते। मैं करूँ काका जान से बात, अब मुझे अच्छी से चाय बनाकर पिलवा और ख़ुद मत बनाना। जरशे को कहना तुम बहुत बुरी चाय बनाती हो। इसके खाली हो चुके बर्तन मुलाजमा ने आकर उठा लिया, मगर खाना वो कभी मुलाजमों के हाथ का पसंद नहीं करता था। पलवशे की वैसे भी काम करने से जान जाती थी। खुशी से सर हिलाकर बाहर भागी। जरशे तो सब काम छोड़कर खानज़ादा के लिए चाय बनाती थी, और जाने कितनी लगन से बनाती थी कि वो भी बस इसी के हाथ की चाय मांगता था। खान आज़र अपनी इस बीवी से कह दो अपने घर वालों को अगर पैगाम भिजवा रही है सुलह के, तो भूल जाए कि अपनी खुशी से बनी की हुई बेटी से दोबारा मिल सकेंगे। सरदार खान यूसुफ अभी मरा नहीं कि सब मनमानियाँ करने लगे। आका जान सनान खाने में पहुँचते ही धाड़े। इनकी तेज़ आवाज़ पर किचन में खड़ी गुलजान आज जवान बेटों की माँ होकर भी लरस कर रह गई थी। सब वहाँ जमा होने लगे। खान आज़र ने भी एक मुतनफ़्फ़र निगाह गुलजान पर डाली थी। आगा जान सब्र करें, गुल भाभी क्यों भिजवाएंगी पैगाम, वो खुद आए होंगे। खान सवार ने आगे होकर बाप को गुस्सा करने से रोकना चाहा था। तुम चुप रहो खान सवार, तुम्हें अपने मासूम भाई के कत्ल का कभी दुख हुआ ही नहीं था। तुमने तो वली लेने से भी साफ इनकार कर दिया था। मुझे सब्र के सबक मत पढ़ाओ। हाकिम खान के बेटे ने एक नहीं 2 कत्ल किए थे। अपनी माँ की मौत भूल गए हो क्या, जो जवान बेटे की लाश देखते ही मर गई। खान यूसुफ की आवाज़ बुरी तरह कांपने लगी। खानज़ादा जो गुस्से से इन्हें टोकना चाह रहा था, इनकी जर्द पड़ती रंगत देखकर बौखला गया। तेज़ी से आगे बढ़कर इन्हें संभालने लगा। खान सवार भी आ गए। आगे बढ़े, वो लोग कातिल हैं मेरे बेटे के। खान बेगम मैं कैसे माफ़ कर दूँ। आगा जान सोफे पर खानज़ादा के सहारे बैठते से थाम कर रो पड़े। खान आज़र गुलजान पर चीख रहे थे। खान यावर तो नाना के जाने के बाद ही हवेली से निकल गया था। दावर बेबसी से बाप का रवैया देख रहा था, जबकि खानी बेगम और खान सवार की बेगम सना खामोश तमाशाई बनी हुई थी। लड़कियां कमरों में दुबक गई थी। खानज़ादा अपने दादा को सीने से लगाए पिचारगी से चुप करवा रहा था। हर बार ऐसा कुछ हो जाता था कि बाप को रोक सकता था ना दादा को, और गुलेजान बनी होने की वजह से बिना कसूर के सजा के